नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज हम ले रहे हैं जर्मनी का एकीकरण भाग 2। पहले भाग के वीडियो में हमने जर्मनी के एकीकरण क्या था, राष्ट्रवाद क्या था, जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी या जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से तत्व है वो सहायक हुए, इन तमाम बातों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जर्मनी के एकीकरण में किन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और कैसे कैसे उन्होंने कार्य किया। इस वीडियो के अंदर देखेंगे जर्मनी के एकीकरण के कुछ चरण की चर्चा भी इसी वीडियो में करेंगे। और अगले वीडियो के अंदर या जर्मनी के एकीकरण भाग 3 जो तीसरा वीडियो आएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, उसमें हम चरणों को कंप्लीट करते हुए इसका एकीकरण कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें एक तो पर्सा राज्य के शासक विलियम केसर प्रथम का, यानी जर्मनी का एकीकरण, ये आपके इतिहास में ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि भी जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के अधीन हुआ, तो वो पर्सा था जो जर्मनी के कई राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य था। और उसका जो शासक था उस समय विलियम केसर प्रथम, वो दृढ़ इच्छा रखता था कि पर्सा के झंडे के तले जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके बिना जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं था, वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, कैसा था, इसके बारे में चर्चा भी इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बिस्मार्क का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग नाम के कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीनता का रक्त उसकी नसों में दौड़ रहा था, यानी ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह पर्सा की असैनिक सेवा में चयन चुन लिया गया, लेकिन उसको असैनिक सेवा है वो नीरस लगी और उसमें शीघ्र ही उब गया और उसने उसे को छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने पिता की जागीर में जाकर, चूंकि ये नोबल था, नोबल फैमिली से था, इसलिए इसके पिता को जागीर मिली हुई थी, उसमें जाकर बस गया। एक जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये है कि प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी के अंदर इसकी आस्था नहीं थी। उसने 19वीं शताब्दी के मध्य में कहा था, क्या कहा था, ये बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं इस युग की उस भावुकता से डरता हूं जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता है। ये कोटेशन कई बार पूछी भी जाती है और आपको लिखनी भी चाहिए कि मैं इस युग की उस भावुकता से डरता हूं जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता है। यानी वो डेमोक्रेसी की जो बातें हैं उसमें बिलोंग नहीं कर, उसके विचारों को, उसकी पुस्तक, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये बिस्मार्क की पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंसेस, में देखा जा सकता है कि वो एक सुदृढ़ राजतंत्र के अधीन रहते हुए ही जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। तो लोहे और रक्त की नीति के बारे में चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भी बिस्मार्क ने आगे क्या कुछ किया या उसका जो आगे आगे उसके जीवन में कौन कौन से पड़ाव आए। तो सबसे पहले देखिए 1817 में राजनीति में उसने पदार्पण किया, 1847 में विभिन्न पदों पर उसने कार्य किया और 1862 में उसे पर्सा का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। आज भी देखिए जर्मनी के अंदर चांसलर है, आपने सुना होगा, अभी एंजेला मर्केल है जो लगभग पिछले 16 सालों से जर्मनी की चांसलर है। अब उनके बाद उनके दूसरे जो उत्तराधिकारी है वो अभी आएंगे, जिसको अभी फाइनल होने वाले हैं। तो चांसलर मतलब इक्वल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे जर्मनी में उसको चांसलर बोलते हैं। अब हुआ क्या था कि जो विलियम केसर है वो अपनी सेना को सुदृढ़ करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें धन की मांग है वो संसद से करनी पड़ी। संसद उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर रहा था, जैसे इंडिया पार्लियामेंट नहीं करे। तो किसी ने उनको सलाह दी कि बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। तो उसको प्रधानमंत्री 1862 में विलियम केसर ने नियुक्त किया। वह पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न देखता था। उसका विश्वास था कि जर्मनी उदारवादी आदतों के लिए नहीं वरन शक्ति के लिए पर्सा की ओर देखता है, यानी उदारवाद या लोकतंत्र में उसकी आस्था नहीं थी। बिस्मार्क कहा करता था कि जर्मनी की समस्याओं के बादल जरा देखिए, ये भी उसकी अच्छी बातें हैं कि बौद्धिक भाषणों
वह आदर्शवाद से नहीं अपितु पर्सा के नेतृत्व तथा रक्त एवं लोहे की नीति, जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, के अपनाने से क्षण सकती है। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि एकीकृत जर्मनी यूरोप के शक्ति संतुलन के लिए खतरा हो सकता था। तो इसलिए से कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं चाहता था कि पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन बिस्मार्क ने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया, जो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बिस्मार्क ने जब चांसलर पद की शपथ ली थी, तब सम्राट को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं श्रीमान यानी सम्राट विलियम केसर के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के संघर्ष, कौन सा संघर्ष था जो बजट पास करवाने का था सेना के लिए, उसमें मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिनिधि सभा से समझौता करने का प्रत्यय किया, यानी प्रतिनिधि सभा बोले तो पार्लियामेंट, वहाँ की जो डाइट थी उसको, वहाँ की पार्लियामेंट को डाइट बोला जाता है। तो उस प्रतिनिधि सभा से समझौता करने का प्रयत्न किया, परंतु प्रतिनिधि सभा के द्वारा समझौते प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और उसके बाद उसने उच्च सदन से, जैसे हमारी उच्च सदन राज्यसभा है, तो वहाँ से उसने बजट पास करवाता रहा। बिस्मार्क का स्वप्न पर्सा को शक्तिशाली संपन्न बनाकर उसके बैनर तले जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना, ये बहुत जरूरी था, वरना इसके बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। जब तक ऑस्ट्रिया को, दक्षिणी जर्मनी के जो राज्य थे उस पर जो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था उसको समाप्त करना जरूरी था, और उसी से जर्मनी का एकीकरण हो सकता था। तो अब बिस्मार्क की रक्त एवं लोहे की नीति की चर्चा कर लेते हैं। और इसी रक्त एवं लोहे का मतलब ये है कि उनको सुदृढ़ पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, यानी भाषणों में, विचारों में या उदारता से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष में युद्ध भी करने पड़ सकते हैं, उस युद्ध में खून भी बहते हैं। तो ये वो रक्त एवं पॉलिसी थी, मतलब दृढ़ता की या सुदृढ़ता की जो नीति बिस्मार्क ने अपनाई, उसी को आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए उसने विदेशों में भी अपने संबंधों को सुदृढ़ किया था। तो बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति का परिणाम था। इस नीति का अनुसरण करते हुए बिस्मार्क ने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, यही उसकी रक्त एवं लोहे की नीति थी। 1864 में डेनमार्क के साथ, 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ और 1870 में फ्रांस के साथ लड़ाइयाँ, मतलब बड़ी ही जोरदार लड़ाइयाँ थी। आप इसको देखेंगे, मैं शॉर्ट में यहाँ बताऊँ कि 1864 में जब डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ा तो ऑस्ट्रिया को साथ लिया। जरा देखिए, 2 साल बाद ही परिस्थितियों को इस तरह से बदला कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया, तो उसमें फ्रांस को तटस्थ रख सका। नेपोलियन तृतीय जो उस समय वहाँ का शासक था, उसको ये तटस्थ रखने में सफल रहा। और फिर 4 साल बाद यानी 1870 के अंदर ये फ्रांस के साथ लड़ा। मतलब बहुत ही बिस्मार्क को एक स्ट्रेटजिक पर्सन या कूटनीतिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इन तीनों चरणों के बारे में अभी हम देखते हैं। इस वीडियो में हम पहले चरण के बारे में देखेंगे, जो है डेनमार्क के साथ युद्ध, जो 1864 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। अच्छा, ये युद्ध क्यों था? ये युद्ध इसलिए था कि स्लेस्विग और होल्स्टाइन नाम की 2 डचियां थी, यानी 2 रियासतें थी, जिन पर डेनमार्क का आधिपत्य तो था, परंतु अविभाज्य अंग नहीं माना जाता था। यानी मैप के अंदर हम देखेंगे तो जर्मनी, आज का जो जर्मनी है उसके उत्तर में, या पर्सा के उस समय के उत्तर के अंदर डेनमार्क की तरफ 2 रियासतें थी, जिसका नाम था, एक का नाम था स्लेस्विग और दूसरी का होल्स्टाइन। इनके ऊपर डेनमार्क का नियंत्रण जरूर था, लेकिन वो डेनमार्क का भाग नहीं था। उसके बाद डेनमार्क ने क्या किया, इन डचियों पर पूर्ण अधिकार कर लिया, जिसका जर्मन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इन रियासतों या डचियों, यानी जो रियासत, हम रियासत बोलते हैं उनको, एक उसी तरह से उनको वहाँ डची बोलते हैं, डची। तो इन डचियों में कुछ जर्मन बहुमत में थे, जर्मन मूल के लोग। तो उन्होंने, जब डेनमार्क के राजा ने इनका विलय कर लिया डेनमार्क में, तो उन लोगों ने इसका अपोज किया। तो जब विवाद बढ़ गया तो उसको सुलझाने के लिए 1852 के अंदर लंदन के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि इन डचियों पर डेनमार्क का अधिकार तो रहेगा, लेकिन वो उसको पूर्ण रूप से विलय नहीं कर पाएगा। परंतु 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने क्या किया कि होल्स्टाइन पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। इससे लंदन की संधि भंग हो गई और बिस्मार्क को कार्यवाही करने का आधार मिल गया भाई, क्योंकि अब तनाव बढ़ गया दोनों तरफ, और
बिस्मार्क चाहता था भी कि डेनमार्क को सबक भी सिखाया जाए और स्लेस्विग होल्स्टीन के इलाके हैं वो जर्मनी के अंदर मिलाए जाए। तो इस परिस्थितियों के अंदर अब आप क्या देख रहे हैं कि बिस्मार्क ने बुनाया और अपनी योग्यता और कूटनीति क्षमता का परिचय देते हुए ऑस्ट्रिया को भी उसने अपनी ओर मिला लिया तथा दोनों ने डेनमार्क की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कदम उठाया, उसे ललकारा कि वो जो होल्स्टीन के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया उसे समाप्त करे। परंतु डेनमार्क को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड उसका सपोर्ट करेगा और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इंग्लैंड उसकी सहायता करेगा, इसलिए इंग्लैंड के एक तरह से आश्वासन में उसने इसकी कोई परवाह नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और पर्सा की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क को उम्मीद थी कि इंग्लैंड इस युद्ध में उसकी सहायता करेगा, लेकिन इंग्लैंड तटस्थ रहा और डेनमार्क इस युद्ध में पूर्ण रूप से पराजित हुआ। इन डचियों पर इस तरह से इन दोनों का यानी ऑस्ट्रिया और पर्सा का संयुक्त अधिकार हो गया। इन डचियों पर फिर बाद में अधिकार को लेकर ऑस्ट्रिया और पर्सा में मतभेद भी हो गए और उसको सुलझाने के लिए गेस्टाइन नामक जगह पर एक समझौता हुआ, जिसको गेस्टाइन समझौते के नाम से जाना जाता है। जब ऑस्ट्रिया और पर्सा का नियंत्रण तो हो गया इन पे, स्लेस्विग और होल्स्टीन पे, लेकिन किसके अधीन कौन सी डची रहेगी, कौन सी रियासत रहेगी, इसको लेकर उनमें तनाव पैदा हो गया, जिसको हल करने के लिए एक समझौता हुआ जो गेस्टाइन समझौते के नाम से जाना जाता है। ये गेस्टाइन एक जगह है जहां 14 अगस्त 1865 ईस्वी को पर्सा के शासक विलियम तथा ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस जोसेफ के मध्य एक समझौता हुआ। इसके अनुसार क्या हुआ जरा देखिए कि स्लेस्विग की डची तथा लावेनबुर्ग की डची पर पर्सा का अधिकार रहेगा। ऑस्ट्रिया को होल्स्टाइन की डची दी गई। कील के बंदरगाह पर पर्सा तथा ऑस्ट्रिया का संयुक्त अधिकार स्वीकार कर लिया गया, लेकिन पर्सा को उस कील के बंदरगाह पर किलाबंदी करने का अधिकार दिया गया। बिस्मार्क के द्वारा ये किया गया गेस्टाइन समझौता एक बहुत बड़ी उसकी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो होल्स्टीन का इलाका ऑस्ट्रिया को दिया गया था वो तो जर्मन बाहुल्य क्षेत्र था और जानबूझ करके बिस्मार्क ने दिया ताकि बाद में उस होल्स्टीन इलाके में रहने वाले जर्मन मूल के लोगों को भड़काया जा सके, जिससे ऑस्ट्रिया उसके अगेंस्ट हो जाए और ऑस्ट्रिया आक्रमण करने के लिए उतारू हो जाए, ताकि पर्सा को एक बहाना मिल जाए और ऑस्ट्रिया को पराजित करके दक्षिणी जर्मनी पर जो उसका वर्चस्व था, प्रभाव था, उसको समाप्त किया जा सके। गेस्टाइन समझौते के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के दूसरे चरण का बीजारोपण कर दिया। इतिहासकार जो टेलर है उन्होंने देखिए क्या कहा है। इतिहासकार टेलर कहते हैं कि गेस्टाइन के समझौते को बिस्मार्क की कूटनीति का करिश्मा कहा गया और इसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया को भयभीत करना बताया गया। तो इस तरह से इस समझौते के द्वारा, हालांकि इस समझौते से एक बार समस्या सुलझ गई, लेकिन जानबूझ करके होल्स्टीन का इलाका ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क के द्वारा इसलिए दिया गया ताकि इसकी आड़ में ऑस्ट्रिया के साथ आगे होने वाले युद्ध है वो किया जा सके। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।